नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक ऐसे राजा के बारे में है जिसने ये ठान लिया था कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा। और उस राजा का नाम है सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम डिटेल से देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिकंदर है उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था यूनान में, और ये मैसेडोनिया के राजा फिलिप के बेटे थे और अरस्तु के शिष्य थे। देखिए, अरस्तु से पहले दो दार्शनिक और हो चुके हैं, सुकरात और एक थे प्लेटो। सबसे पहले सुकरात आते हैं, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और उसके बाद अरस्तु के शिष्य सिकंदर। तो अरस्तु एक दार्शनिक थे, एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने सिकंदर को बहुत कुछ सिखाया था, उन्हें ज्ञान दिया था। अरस्तु का कंपैरिजन आप चाणक्य से कर सकते हैं। जिस तरीके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था उसी तरीके से अरस्तु ने सिकंदर को सिखाया था। सिकंदर जो था वो पहला ऐसा आक्रमणकारी था जो भारत आने के लिए उत्सुक था, यानी कि इसने भारत की संपत्ति के बारे में सुना था और भारत को ये जीतना चाहता था। अब ये अफ्रीका और एशिया के कई सारे ऐसे राज्यों को जीत चुका था और ये जब भारत की ओर बढ़ता है तो ईरान में इसे रोक लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो एरिया है जो रेड कलर का है, ये सिकंदर ने जीत लिया था। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसने पूरे इस इलाके तक, अफ्रीका तक ये फैल चुका था। ये पूरा इलाका इसके अंडर में था। ये यहाँ से शुरू किया था इसने और यहाँ तक ये पूरे इलाके तक ये फैल चुका था। भारत के उत्तर पश्चिम इलाके तक ये पहुंच चुका था। पर ये जब ईरान से होते हुए भारत की ओर जाता है तब ईरान के लोगों ने इसे रोक लिया था, क्योंकि ईरान को पता था कि हमारे देश के कई लोग उत्तर पश्चिम वाले इलाके में बसे हुए हैं। देखिए, ईरान से सबसे पहले आक्रमण होता है भारत की ओर। पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे, तो ईरानी थे। यूनान के लोग, जो सिकंदर था वो बाद में आया था। सबसे पहले ईरान के लोगों ने उत्तर पश्चिम इलाके में कब्जा कर लिया था। उसमें थे साइरस और दारा प्रथम। ये दो ऐसे आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में आक्रमण किया था और यहाँ पे बस चुके थे। अब सिकंदर ईरान से होता हुआ भारत की ओर जाता है तो ईरान में इसे रोक लिया जाता है और 336 से 334 ईसा पूर्व तक ये ईरान में ही रहता है और ईरान के साम्राज्य को जीत लेता है और ईरान को हराने के बाद ये भारत की ओर बढ़ता है। अब 329 ईसा पूर्व के आसपास ये दक्षिण अफगानिस्तान में पहुंचता है और हिंदकुश पर्वत को पार करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदकुश पर्वत ये रहा और ये अफगानिस्तान है, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा हमारा उत्तर वाला एरिया जो हिमालय वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और वो ये रहा। तो इसने इस वाले पर्वत को पार किया और भारत की तरफ ये बढ़ गया। ये 326 ईसा पूर्व भारत में प्रवेश करता है और ये उत्तर पश्चिम वाले इलाके में जो राजा रह रहे थे उनसे युद्ध करता है। तो तक्षशिला में एक राजा था अंबी नामक, उससे इसका युद्ध होता है और ये अंबी को हरा देता है और अंबी इससे मिल जाता है। उसके बाद अंबी को हराने के बाद ये पंजाब के राजा पोरस से युद्ध करता है। पोरस से युद्ध करने के बाद इस युद्ध को यूनान की भाषा में हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। जब दो नस्लें आपस में लड़ती है तो यूनान की भाषा में उसे हाइडेस्पीस कहा जाता है। तो इस युद्ध का नाम हाइडेस्पीस का युद्ध रखा गया। इससे ही क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था। किस नदी के बीच में हुआ था, तो झेलम नदी के बीच में हुआ था। आप इसे याद रखिए, 326 ईसा पूर्व इनके बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होने पर पोरस की बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने पोरस का इलाका इसे वापस दे दिया और सिकंदर आगे बढ़ गया। पर इन युद्ध के उपलक्ष्य पर इसने दो नगरों की स्थापना की। विजय के उपलक्ष्य पर निकाय नामक नगर बसाया और इसका एक घोड़ा था जिसका नाम था बुक्काफेला। उसी के नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम था बुक्काफेला। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो व्यास नदी को पार करने से इनके सैनिक जो थे वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आगे मगध का राज्य है और मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली राजवंश है, वो हमें मार देगा। इसीलिए व्यास नदी को पार इसने नहीं किया और यहीं से वापस लौट गया।
सिकंदर जब वापस लौटा तो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में इसने शासन व्यवस्था स्थापित कर ली और अपने एक सेनापति था इसका सेल्यूकस निकेटर, इसे नियुक्त किया उत्तर पश्चिम वाले इलाके में। अब उत्तर पश्चिम का इलाका इसके अंडर आ गया सेल्यूकस निकेटर के अंदर। ये वही सेल्यूकस निकेटर था जिसके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था। तो आगे हम मौर्य वंश में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये सेल्यूकस निकेटर जो था वो यहाँ पर बस गया और इसके साथ कई सारे यूनान के लोग जो सिकंदर के साथ आए थे वो भी यहाँ पर बस गए। अब यूनान के लोग जब यहाँ पर बसते हैं तब यूनान की कला जो थी वो थी ग्रीक कला और इंडिया की कला थी इंडो कला, यानी कि इंडो और ग्रीक कला आपस में मिलने पर गंधार कला बनी। इसे भी आप याद रख सकते हैं। 383 ईसा पूर्व बेबीलोन में जाकर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि इसे डेंगू हो गया था, इसके बारे में खास जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसके आने से जो यूनान के लोग यहाँ पर बसे उनसे हमारे जो व्यापारिक मार्ग हैं वो खुले, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा, कला के क्षेत्र में बहुत ही फायदा हुआ, गंधार कला यहाँ पर प्रचलन में आई। और भी कई सारी ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास के बारे में लिखा और मौर्य वंश के बारे में जानने में हमें इन इतिहासकारों से मदद मिली। अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है, अगर पेपर में ऐसा पूछा गया कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो ईरान के लोगों ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम वाले इलाकों में, जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला इलाका है उसमें आक्रमण किया था और यहाँ पर रहे थे ईरान के लोग। उसके बाद यूनान के लोगों ने उत्तर पश्चिम वाले इलाकों में कब्जा किया, यानी कि सिकंदर ने। तो इसे आप याद रखिए। ये गंधार कला है, इस तरीके से गंधार कला दिखाई देती थी और ये यूनान के लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ही इसे प्रचलन में लाया। यूनान के लोगों की कई ऐसी देन है, जैसे महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने हैं ये यूनान ने बनाए। 12 जो राशियां हैं ये यूनान की देन है। जो लीप का वर्ष बनाया गया था जो 4 साल के बाद आता है, वो 11 नंबर के पोप थे ग्रेगरी पोप, उन्होंने ही इस लीप के वर्ष को बनाया था। तो इन्होंने महीनों की रचना की थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इन्हीं की देन है। यूनान के लोगों को काल का ज्ञान था, समय को ये जानते थे, इसलिए इन्होंने इस तरीके की रचना की। जो हम सिक्कों पर डेट देखते हैं कि इस सन का ये सिक्का है, इसमें जो फोटो लगी होती है राजा महाराजाओं की, तो वो भी इन्हीं लोगों की देन है। यूनान के लोग जब भारत आए तब हमारी अर्थव्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, हमारे इतिहास के बारे में जानने में बहुत सारी इन लोगों से मदद मिली। इनके जो ग्रंथ लिखे गए थे उनसे हमारे हिस्ट्री को जानने में मदद मिलती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर जो होगा वो मौर्य वंश के बारे में होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।